एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल, ऑर्बिटल्स और फिर क्वांटम नंबर्स। और उसके बाद फिर रूल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, जिसमें है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अबाव प्रिंसिपल, एन प्लस एल रूल और हुम्स रूल। और उसके बाद है वो 5 डेफिनेशन जिनके ग्रुप और पीरियोडिक ट्रेंड्स हम सेकेंड ईयर में भी पढ़ते हैं और हम फर्स्ट ईयर में भी यहाँ पढ़ चुके हैं। एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन। तो मुझे आपको बताना ये है कि ये सारा स्टफ पूरी पूरी डिटेल के साथ YouTube पर हमारे चैनल पे मौजूद है। और मेरे ख्याल में हर टॉपिक की अलग वीडियो छोटी छोटी हैं ताकि ज़्यादा बोरियत ना हो। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उसमें ये 100% डिटेल के साथ है, यानी इस तरह है जैसे फर्स्ट ईयर को पढ़ाया जाता है। जाहिर सी बात है, चीज़ अहम है और मैं उतनी तो अब डिटेल नहीं बताऊंगा ना, इसलिए मैं अपनी सी कोशिश करूँगा। ये नहीं क्या आप समझे वो जान छुड़ा, तो मैं अपनी सी कोशिश करूंगा। बट वो बच्चे जो इसे फर्दर डिटेल के साथ सुना समझ तो चीजें समझने वाली है ना, तो जिसका प्रीवियस आइडिया बिल्कुल जीरो था वो शायद थोड़ा सा कहेगी इतनी जल्दी पढ़ा दिया। तो उसके लिए फिर मैंने ये टॉपिक की इंपॉर्टेंस को देखते हुए इस वीडियो पहले से हमने डाल रखी थी, तो ये आप उसमें से ढूंढेंगे। और चूंकि अब हमारी साइट पर ज़रा रश ज़्यादा है, बहुत वीडियोज हमने डाल दी हैं ज़्यादा, तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए वहाँ मेरे नाम से जो फोल्डर बना है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, उसमें आपको ये सारे रहेगा। पता नहीं और कितनी भी वीडियोज मिलेंगी वो भी काम के होंगे। तो ये, और अगर मुझे भी वक्त मिला तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, इसकी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आ जाए वापस। अब तक जो गुफ्तगू हुई थी आपसे उसका लुब्बे लुब्बाब ये था कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन जिन सर्कुलर पाथ में घूमता है उन्हें हम कहते हैं एनर्जी लेवल्स, और एनर्जी लेवल्स को ही हम ऑर्बिट या शेल या स्टेशनरी स्टेट्स कहते हैं। और इनके नाम थे के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। ये 7 ऑर्बिट चुके हैं, हम ऑब्जर्व कर चुके हैं अब तक, इसलिए हमने खास तौर पर इन्हें नाम दे दिए। ठीक हो गई ना बात। फिर मैंने आपको यहाँ तक दिया था लास्ट टाइम कि हर एनर्जी लेवल में सब एनर्जी लेवल होते हैं। अब सब एनर्जी लेवल्स का मतलब ये है कि के जो फर्स्ट ऑर्बिट है और जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सबके अंदर मजीद एनर्जी लेवल्स हैं जिनकी एनर्जी में थोड़ा सा फर्क है। तो वो फर्क मैंने आपसे कहा था वो इसलिए है कि उनकी एंगुलर मोमेंटम थोड़े से चेंज है। तो अगर मैं आपसे कहूँ मिसाल के तौर पे के का तो इशू ही नहीं है, के ऑर्बिट में सिर्फ एक ही सब शेल है जिसे हम एस कहते हैं। ठीक है। एल ऑर्बिट में 2 सब शेल हैं जिन्हें हम एस और पी कहते हैं। एम में 3 हैं जिनको हम एस पी डी कहते हैं। एन में 4 हैं, एस पी डी एफ कहलाते हैं। ओ वाला एस पी डी एफ जी। टी में एस पी डी एफ जी एच। और क्यू में एस पी डी एफ जी एच आई। आप एक चीज नोट कर रहे हैं, जितने जो ऑर्बिट का नंबर है उसमें उतने ही सब शेल है। फर्स्ट ऑर्बिट है तो एक सब शेल है, सेकेंड ऑर्बिट है तो 2 सब शेल है, थर्ड ऑर्बिट है तो 3 सब शेल है, फोर्थ ऑर्बिट है तो 4 सब शेल है, फिफ्थ ऑर्बिट है तो 5 सब शेल है, सेवेंथ ऑर्बिट है तो 7 सब शेल है। अगर कोई 8th ऑर्बिट डिस्कवर हो गया तो उसमें 8 सब शेल होंगे, उसमें फिर जी एच आई के आगे जे होगा, क्योंकि एफ के बाद नॉर्मल अल्फाबेट पे चल रहा है। लेकिन हम अपनी किताबों में एस पी डी एफ का तस्करा सुनते हैं, जी एच आई का तस्करा नहीं सुनते। बिल्कुल सही बात है, नॉर्मल फर्स्ट ईयर पढ़ते तो मैं तो खैर फिर भी बता देता हूँ, लेकिन अमूमन हम उसका ओमिट करते हैं। इवन सेकेंड ईयर में भी बहुत बहुत कम लोग इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन अब एप्टीट्यूड में लाजमन बतानी है ये बात। उसकी वजह ये है कि इसका तस्करा किताब में है, सिर्फ इसलिए कि बच्चों को ऐसे ऑर्बिटल के नामों में कंफ्यूज ना करें, तो हम उस वक्त नहीं जिक्र छिड़ते, क्योंकि प्रैक्टिकली जी एच आई किसी भी एलिमेंट में फिल नहीं होते। लेकिन जब हम क्वांटम नंबर पढ़ते हैं और ये सब टॉपिक पढ़ते हैं, खास तौर पर ये प्रॉपर्टी याद कराई जाती है कि जो ऑर्बिट का नंबर है उसमें उतने ही सब शेल हैं। तो फिर जो 5वां ऑर्बिट है उसमें 5 सब शेल होंगे, तो एसपीडीएफ तो 4 हो गए, 5वां कौन, तो 5वां का नाम जी है। तो इसलिए अब आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको याद है। अच्छा, अब मेरा पॉइंट जो एक छोटी सी बात आपको क्लियर कर दूं, हमने आपसे कहा कि हर एटम
में इलेक्ट्रॉन एक खास रेडियस के ऑर्बिट में घूमते हैं जिनके नाम K11 होती है। अभी भी यही कह रहे हैं। यानी अगर आप अपने दिमाग में विजुलाइज करना चाहें तो ये K ऑर्बिट है, और जो K ऑर्बिट है उसी में S सब शेल है, इसलिए K और S में तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। असल झगड़ा यहाँ से शुरू होता है जब हम सेकेंड ऑर्बिट ड्रॉ करें, ये है L। अब L में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं L ऑर्बिट में, उन सब का न्यूक्लियस से डिस्टेंस सेम है, वो एक ही रेडियस में घूम रहे हैं। तो फिर इनमें से S कौन है और P कौन है, इन दोनों की एनर्जी में फर्क क्यों है? तो एक ही ऑर्बिट में घूमते हुए वो दो अलग अलग एंगुलर मोमेंटम हासिल करते हैं। तो दे शो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ देयर एंगुलर मोमेंटम। हम सबको ये पता हो कि जब कोई बॉडी सर्किल में मूव करती है तो उसके मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो S और P में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने न्यूक्लियस से डिस्टेंस के एतबार से सेम है, लेकिन उनमें मामूली सा एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस है। हम आसानी की खातिर बच्चे के दिमाग में ये डालते हैं कि एक ही स्फेरिकल ऑर्बिट में घूमते हुए वो अलग अलग डायरेक्शन या शेप्स बनाते हैं, और वो शेप्स भी टेंटेटिवली हम आपको पढ़ाते हैं, लेकिन ये जहन में रहे ये क्वांटम मैकेनिक्स शुरू हो गई है, जिसके लिए खास तौर पे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों को तो हम बेवकूफ़ बना लेते हैं, लेकिन अब आप बड़े हो गए तो आपको सही बात पता हो। और वो सही बात ये है कि वो जो आप ऑर्बिटल्स के शेप्स पढ़ते हैं, अभी भी आप पढ़ेंगे, एस को हम सर्किल में बनाते हैं और पी को हम डम्पेल शेप में बनाते हैं, ये इमेजिनरी शेप्स हैं। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स का कहना इट्स वेरी डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट कि इलेक्ट्रॉन असल में किस तरह के शेप्स में एग्जिस्ट करता होगा। तो ये हमने ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एविडेंस कंप्यूटराइज्ड शेप्स बनाए हैं, इमेजिंग बनाई है कि कुछ इस तरह का है। तो इसे दिमाग में सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन दीज थिंग्स एट दैट पर्टिकुलर स्केल। बहरहाल इसकी फिलहाल हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अब ये सारा जो मैंने चार्ट बनाया, दीज आर फॉर सब एनर्जी लेवल। कैसे पता चला कि इस ऑर्बिट में कितने सब एनर्जी लेवल हैं? तो वो मैंने आपको हिंट दे दिया था, हालांकि वो किताब में नहीं है, मैंने आपको दे दिया था। तो जो फाइन स्ट्रक्चर हैं स्पेक्ट्रल लाइंस के, उनसे हमें पता चला कि स्पेक्ट्रम में जो लाइन बामर सीरीज में आती थी वो आती थी जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में आता है। तो जब वो किसी भी हायर ऑर्बिट से सेकेंड में आता है तो सेकंड में चूंकि दो सब एनर्जी लेवल्स हैं, इसलिए हमें 5 नहीं 10 लाइनें मिलती हैं। हर लाइन पेयर की सूरत में मिलती थी। इससे पता चला कि एल में दो सब शेल थे। ये बात हमने लास्ट टाइम आपसे कर ली थी। अब आखिरी और तीसरी और आखिरी चीज मैं आपको बता दूं, ऑर्बिट है यानी कि एनर्जी लेवल्स, सब एनर्जी लेवल्स हैं। अब आखिरी क्या चीज रह गई? आखिरी चीज रह गई ऑर्बिटल्स, जो कि सब एनर्जी लेवल्स के भी अंदर होते हैं। तो ऑर्बिटल्स के बारे में पता चला था, अगर आपने याद आए तो मैंने एक और ड्रॉबैक में चीज लिखी थी। मैंने फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बता दिया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बता दिया। एक चीज थी ज़ीमैन इफेक्ट। तो ये जो ज़ीमैन इफेक्ट है, इसमें क्या हुआ था कि इस शख्स ने किया ये था कि लाइन स्पेक्ट्रम बनाने के लिए जब हम डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, जिसमें कोई भी गैस रखकर आप उसे इलेक्ट्रिसिटी गुजारें तो वो ग्लो करने लगती है, जैसे हम हमेशा कहते हैं हाइड्रोजन जो है वो ब्लू कलर से ग्लो करने लगती है, और फिर हम इसे किसी स्लिट से गुजारते हैं ताकि ये लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में जाए, रे की सूरत में जाए, और इसके आगे रखते हैं प्रिज्म, और स्क्रीन पर हमें इसका इमेज मिलता है। ये तो सबने सुन लिया था। इसने सिर्फ इसमें एक चीज ऐड कर दी, और वो चीज ये की है कि स्पेक्ट्रम हासिल किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। उसने अपने इस डिस्चार्ज ट्यूब को बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा, और फिर देखा क्या हुआ। तो व्हाट ही नोटिस्ड, जब आप सोर्स ऑफ लाइट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यानी जिस डिस्चार्ज ट्यूब में से लाइट इमिट हो रही है उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो स्क्रीन पर जो लाइंस आती हैं उनकी तादाद और बढ़ जाती है। यानी अब अगर मैं आपको बताऊं कैसे बढ़ जाती है, तो वो कुछ इस तरह का हिसाब है। हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को रेफरेंस में लेते हुए बात करते हैं, जिसमें हमें के ऑर्बिट की एक लाइन मिलती थी, और ये थी लाइमन सीरीज में। हमें एल की भी एक लाइन मिलती थी जो थी बामर सीरीज, हमें एम की भी एक लाइन मिलती थी जो कि पास्टन सीरीज, और एन की भी चलो 4 की बात कर लेते हैं, ब्रैकेट सीरीज। तो अब हमने आपसे कहा कि जब हमने हाई रेजोल्यूशन यानी अच्छे एपरेटस इस्तेमाल किए, थोड़ी तरक्की कर ली, तो हमने देखा कि जिन्हें हम एक लाइन समझते थे वो एक लाइन नहीं है, बल्कि बहुत ही क्लोज लाइंस का कॉम्बिनेशन है। तो के में तो कोई रेजोल्यूशन नहीं मिली थी, के की लाइन एक ही लाइन है। एल में हमने कहा था जो एक लाइन है वो डुप्लेट है, एम की एक लाइन जो है वो ट्रिपलेट है, और एन की एक लाइन जो है वो कॉटलेट है। इसी की बेस पर हमने ये कहा कि के में एक सब शेल है, एल में 2 सब शेल है, एम में 3 सब शेल है, और एन में
4 सब शेल हैं। तो जो एक सब शेल है के का वो एस कहलाया, जो एल में 2 हैं उनमें से एक एस एक पी, एम में जो 3 है वो एक एस एक पी एक डी, और एन में जो 4 हैं वो एस पी डी एफ। ये सारी बात हो चुकी। अब मैग्नेटिक फील्ड में जब हमने स्पेक्ट्रम लिया तो हमने देखा फर्दर स्प्लिटिंग हुई है लाइंस की। के पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं पड़ा, उसका एस अभी भी ऐसी है। एल में हमने क्या नोटिस किया कि जो 2 लाइनें थी उसमें जो एस वाली लाइन है वो अनचेंज है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जो पी वाली लाइन है वो ट्रिपलेट में टूट गई, यानी पी वाली लाइन से 3 लाइनें और बन गई। सेम यही पैटर्न आगे तक रहेगा। एम से हमने देखा एस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, पी वाली लाइन ट्रिपलेट में टूट गई, और डी वाली लाइन के 5 हिस्से हुए, इससे 5 लाइनें बन गई। जबकि एन में हमने देखा एस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, पी पे ट्रिपलेट, डी पे 5 और एफ पे 7 लाइन्स आई हैं। अब हमारी शायद इतनी अच्छी साइंस का बैकग्राउंड ना हो, लेकिन आपको ये याद आएगा मैग्नेट का काम क्या है। मैट्रिक के अंदर आपने एक मैग्नेट लिया था, उसे व्हाइट बोर्ड पे रखकर उससे आपने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनाई थी। अगर आपको याद हो, एक प्रैक्टिकल किया था, उसमें आपने बार मैग्नेट लेके बीच में रखा था और एक कंपस लिया था जिसे आप पूरी ड्राइंग शीट पे मुख्तलिफ जगहों पे रखते थे। उसकी निडल घूमती थी, उस निडल से आपको डायरेक्शन पता चलती थी। तो आज भी हम यही कहते हैं। अब तो खैर जरा तरक्की ज्यादा हो गई, वरना जब समंदर में सफर किया जाता था तो डायरेक्शन कैसे मालूम करते थे जी? कंपस से। ये कंपस क्या होता है? छोटा मैग्नेट। कंपस छोटा मैग्नेट होता है, और छोटा मैग्नेट अपनी उसकी मदद से हम डायरेक्शन ऐसे मालूम करते हैं कि हमारी अर्थ, ये पूरी अर्थ को हम कहते हैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, जिसका एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो अब चूंकि पूरी अर्थ एक बहुत ही ह्यूज मैग्नेट के तौर पर काम करती है, तो इस अर्थ के अंदर जितने छोटे छोटे मैग्नेट हैं, यानी आप कोई भी मैग्नेट उठाकर उसे हवा में हैंग करें तो क्या होगा? उस छोटे मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा और नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ पोल की तरफ जाएगा, जिससे हमें ये डायरेक्शन पता चल जाती है कि साउथ कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है। ठीक है ना? तो इसका मतलब है ये डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमने ये मुख्तसर बात करूं, क्योंकि जीमेन इफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका रिजल्ट हमारे सिलेबस में है। तो इससे इसने ये कहा कि मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में ये सब लाइनें बनती हैं। अगर मैं मैग्नेट हटा दूं तो दोबारा ऊपर वाला हिस्सा आ जाएगा, सारी लाइनें गायब हो जाएंगी। इसका मतलब है ये हमें ये बताता है कि पी सब शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो 3 डायरेक्शंस में हैं। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में उन तीनों की डायरेक्शन अलग अलग एनर्जी देती है। इसी तरह डी के अंदर 5 डायरेक्शंस हैं, तो वो 5 लाइनें देती है। एफ में 7 डायरेक्शन है। इन डायरेक्शंस का नाम हमने रखा ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की डेफिनेशन ये बनाई कि ये 3 डायमेंशनल स्पेस में वो पर्टिकुलर जगह है या ओरिएंटेशन है जहां एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। तो अब पूरी बात ये बनी कि ऑर्बिट आपको बताते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पर है, किस रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है। सब एनर्जी लेवल आपको ये बताता है कि वो जिस पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है उसमें उसकी एंगुलर मोमेंटम कितनी है, और ऑर्बिटल आपको ये बताता है कि वो जिस ऑर्बिट में जिस एंगुलर मोमेंटम के साथ घूम रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या है। इसमें समझने के लिए, क्योंकि आगे ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हमारे सिलेबस में सिर्फ एस और पी रखे गए। तो पी की एग्जाम्पल सबसे अच्छी है कि पी सब शेल में 3 डायरेक्शंस मिलती हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस। इसका मतलब है पी सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 डायरेक्शंस में स्प्लिट हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग वाले के लिए हमने नाम रखा पी एक्स ऑर्बिटल, वाई एक्सिस के अलोंग वाले के लिए रखा पी जेड ऑर्बिटल, और जेड एक्सिस के लिए रखा पी जेड ऑर्बिटल। तो इस तरह हमारे सामने एक एटम के आसपास इलेक्ट्रॉन का पूरा नक्शा सामने आ गया, जो बड़े मजे से बॉहर ने कह दिया था बस ऑर्बिट में घूम रहे हैं। पता ही चला ये इतना सिंपल नहीं है। हर ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट है, हर सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल है। अब आखिरी क्वेश्चन रह गया था कि ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जाहिर सी बात है कम से कम एक होगा, बल्कि सबने कहा एक ही होगा, क्योंकि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे कैसे रह सकते हैं, वो तो रिपेल करके एक दूसरे को मार देंगे। इसका मतलब है कि एक नतीजा ये निकाला, हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, अगर हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस पे घूम भी रहा है, तो जो चीज अपने ही एक्सिस पे घूमती है, चार्ज पार्टिकल, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो हमने कहा इसका मतलब है एक एटम में मौजूद हर 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 इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा मैग्नेट है। अगर हर एटम में मौजूद हर इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा मैग्नेट है तो पूरा एटम बड़ा मैग्नेट हो गया, जिसमें पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन है। और फिर उन एटम से मिलकर हम बन रहे हैं, तो हम उससे भी बड़ा मैग्नेट हो गए, तो हम तो मैग्नेट नहीं है। तो अजीब सी बात हो गई। तो फिर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था एक साहब ने, फिट्स गेराल्ड नाम था उनका, और वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं मुख्तसर बात करूंगा। जिससे उसने ये कहा कि एक ही एटम में इलेक्ट्रॉन पेयर बनाते हैं।
और पेयर इस तरह बनाते हैं कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है तो एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इसमें हम रिवर्स एरोस के जरिए उन्हें जाहिर करते हैं। इससे फायदा ये होता है कि जो क्लॉकवाइज घूमता है इलेक्ट्रॉन, वो फर्ज कर लें अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल बनाता है, तो जो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है वो साउथ पोल बनाता है। तो दोनों जब एक नॉर्थ और एक साउथ बनेगा तो दोनों अपनी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चूंकि दोनों का चार्ज सेम है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे, तो मुकाबला शुरू हो जाएगा मैग्नेट और इलेक्ट्रिक फोर्स के दरमियान। जिस पॉइंट पर आकर दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉन ना उससे तो आगे आ सकेगा ना उससे पीछे जा सकेगा। अट्रैक्टिव फोर्स उसे आगे आने के लिए खींच रही होगी तो रिपल्सिव पीछे जाने के लिए। जब दोनों बराबर हो जाएंगी तो इलेक्ट्रॉन एक पेयर बनाकर एग्जिस्ट करेगा। तो ये पेयर एक खास डायरेक्शन में, एक खास एंगुलर मोमेंटम के साथ, एक खास डिस्टेंस पर एक एटम में मौजूद है। इस तरह पूरी स्टोरी ये बन गई कि हर एटम में इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट्स हैं, उन ऑर्बिट्स में उनके सब ऑर्बिट्स हैं, उन सब ऑर्बिट्स में उनके ऑर्बिटल हैं, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हिसाब लगाइए, के शेल में कितने ऑर्बिटल हैं? सिर्फ एक, जिसका नाम एससी रखा गया है। ठीक है, याद रहे सब शेल और ऑर्बिटल्स के नाम सेम लिए जाते हैं। उसकी वजह यह है कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम होती है जब तक उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में ना रखा जाए। पी सब शेल में जो 3 ऑर्बिटल हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, हमने उनके नाम भी रख दिए, वो तीनों अंडर दी नॉर्मल कंडीशन एग्जैक्टली सेम एनर्जी रखते हैं। उनमें फर्क तभी महसूस किया जाएगा जब आप उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। इसलिए हम पी सब शेल में मौजूद ऑर्बिटल्स को क्या नाम देते हैं? पी ऑर्बिटल्स, यानी वो ऑर्बिटल जो पी सब शेल में मौजूद है। तो सब शेल का नाम भी पी, उसमें मौजूद ऑर्बिटल्स का नाम भी पी। हाँ, जब आपको इस बात की जरूरत पड़े कि नहीं हमें जरा पी के दरमियान भी डिफरेंशिएट करना है, तो उनके अपने नाम भी हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तब हम ये नाम इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह डी ऑर्बिटल्स में, जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो कौन है? जो डी सबशेल में ऑर्बिटल है उन्हें कहेंगे डी ऑर्बिटल, वो 5 हैं। जब तक आपको जरूरत ना हो सबको मिला के कहते हैं डी ऑर्बिटल। और जब जरूरत पड़ती है, अगर आपको याद आए सेकेंड ईयर में हमने जब वो कलर एक्सप्लेन किया था ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का, तो जरूरत पड़ी थी, तो हमने डी ऑर्बिटल्स के भी नाम आपको बताए थे, डी एक्स, डी वाई, वगैरह वगैरह में फिर बता देंगे। तो इसका मतलब है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम सबशेल और ऑर्बिटल्स को एक ही नाम से पुकारते हैं। तो अब के में तो एक ही ऑर्बिटल है, वो एस ऑर्बिटल है। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसमें? आपने कहा सर ऑर्बिटल में सिर्फ पेयर आता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। अब एल शेल की कैपेसिटी मालूम करनी है, तो आपने तफसीलात में देखा कि एल के अंदर 2 सब शेल हैं, एस और पी। उसके बाद एस में 1 ऑर्बिटल है, पी में 3 ऑर्बिटल हैं। टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? 4। और हर ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। आपको सबको याद है, 9 से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये आज मैंने साबित किया है। एम शेल में आप कहते थे 18 हैं, कैसे साबित हुआ? आप देख लीजिए, जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 4 और 5 ऑर्बिटल। टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए? टोटल ऑर्बिटल्स हो गए 9। हर ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 18। सेम इसी तरह एन का भी हिसाब लगा लीजिए, 1 ऑर्बिटल एस, 3 ऑर्बिटल पी, 5 ऑर्बिटल डी और 7 ऑर्बिटल एफ। तो टोटल ऑर्बिटल्स बनते हैं 16, हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बनती है 32। अगर आपका दिल चाह रहा है कि मैं एन से आगे भी जाऊं और ओ और पी और क्यू की भी बात करूं, तो मेरा ख्याल है इसकी जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि ये जितने सिस्टमैटिक अंदाज से है आप खुद प्रिडिक्ट कर लेंगे। अब जब आप कहेंगे 5th ऑर्बिट यानी कि ओ, तो उस ओ में आपको नजर आएगा कि 5 ऑर्बिटल, 5 सब शेल होने चाहिए। और 5 सब शेल कौन से होंगे? एस, पी, डी, एफ, जी। सिर्फ सवाल क्या होगा, सर जी में कितने ऑर्बिटल हैं? तो आप खुद देखिए ऑर्बिटल्स की कैसी जबरदस्त सीक्वेंस आ रही है। एस में 1 होता है, टी में 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं, एफ में 7 होते हैं। ऑर्डर नंबर चल रहा है, तो फिर जी में कितने होंगे? 9। और जी के ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 9 2 18। तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस ट्रिक के जरिए बड़े सिस्टमैटिक अंदाज से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब ये जो मम्बो जम्बो बना, इसमें सबसे पहली चीज हमें ये बतानी थी कि हमारे सिलेबस में डी ऑर्बिटल का भी तस्करा सिर्फ सेकेंड ईयर में आएगा, फर्स्ट ईयर में नहीं है, तो वो उधर ही बताएंगे। यहाँ पर खास तौर पर इम्तिहान वाले हमसे पूछते थे शेप्स ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल्स। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन हमें हो जाए, हालांकि मना करते हैं इससे, लेकिन फिर भी एक रफ सा आइडिया हो जाए कि आखिर ये
किस तरह का शेप बनाता है इलेक्ट्रॉन, किस तरह का एंगुलर मोमेंटम बनाता है। तो इन दो के शेप्स हमारे सिलेबस में है। तो अब चूंकि ड्रॉ तो करना नहीं है आपको पेपर में, तो नाम याद होने चाहिए। एस का शेप है स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब है बॉल की तरह गोल, तीनों एक्सिस से गोला बनेगा, सर्किल नहीं कहेंगे, गोला कहेंगे ऐसे। और पी जो है उनका शेप है डम्पेल। तो सबका शेप डम्पेल है, सबकी डायरेक्शन अलग अलग है। तो अगर मैं आपसे कहूँ पी एक्स का शेप बनाना है तो आप सिर्फ ये करेंगे कि एक्स एक्सिस शो करेंगे और डम्पेल शेप ऐसा होता है। तो अब यही शेप अगर मैं वाई एक्सिस पर बना दूं तो ये पी वाई हो जाएगा, दिस शुड बी कॉल्ड पी वाई। और यही शेप अगर मैं जेड एक्सिस पर बना दूं तो ये हो जाएगा पी जेड। तो इस तरह तीनों का हिस्सा है, सिर्फ डायरेक्शंस अलग अलग हैं। और इसमें हम ये भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू दी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अब आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ है, और ना ये समझें कि अक्सर हम लोग ये कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इसमें घूम रहा है ऐसे, ये जो डम्पेल शेप बनाया ना तो सब समझते हैं शायद इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे घूम रहा है। नो, नॉट एट ऑल। ये मैंने इलेक्ट्रॉन की वेव बनाई है, ये इलेक्ट्रॉन की वेव है। अगर आप नोटिस करें तो ये एक वेव यूं और एक ये रिवर्स होके वेव आ रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन वेव है। इलेक्ट्रॉन इस पूरे इलाके में एग्जिस्ट करता है वेव के तौर पर। उसकी इंटेंसिटी इस जगह पर ज्यादा है, इस जगह पर ज्यादा है, और जैसे जैसे लूप न्यूक्लियस के करीब आ रही है तो इस जगह पर कम है। तो इसी तरह जब ये सर्कुलर वेव है तो इसमें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बहुत ज्यादा इसके होने की उम्मीद है एजेस पर, और जब हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो इसके होने की उम्मीद कम है। तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन, इसीलिए हम कहते हैं ओके रफली आप इन शेप से काम चला सकते हैं। दामिनी हमसे कुछ पूछना चाह रही हैं, पहले मैं उनका सवाल लूंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जी बेटा, आप अपने आप को अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं पूछना अस्सलाम। चाह रही थी कि एसपीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? अरे वाह, क्या बात है तुम्हारी। ओके, ये भी सुन लो। तो हाँ, ये बात कॉमन उसमें होनी चाहिए, जनरल नॉलेज कारल। ये असल में जीएचआई से तो फिर हमने अल्फाबेट शुरू कर दिए। अब हमें पता नहीं कितने ऑर्बिट है, अल्फाबेट चलाओ, लेकिन उससे पहले नामों के पीछे लॉजिक थी, और वो लॉजिक ये थी कि एस का लफ्ज निकला था शार्प से, डी का लफ्ज पी का लफ्ज निकला था प्रिंसिपल से, डी का लफ्ज निकला था डिफ्यूज से, और एफ का लफ्ज निकला था फंडामेंटल से। अच्छा, ये आप नहीं फील कर पाएंगे नामों की लॉजिक, लेकिन बता सकता हूं मैं कि जब हम प्रैक्टिकली ये फाइन लाइन देखते थे अपने स्पेक्ट्रम में, तो उन लाइंस के कैरेक्टर्स को देखते हुए हमने ये नाम रखे थे कि एस की लाइन बहुत शार्प होती थी, इसलिए हमने ये लफ्ज शार्प इस्तेमाल किया। पी की लाइन बहुत ही एक तरह से प्रोमिनेंट होती थी, बड़ी होती थी, उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। ये वो वाला प्रिंसिपल है, बड़े वाला, ये उसूल रूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, ये कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है ना, ये वो वाला। डिफ्यूज में डी की लाइंस जो है वो एक दूसरे में मर्ज हुई होती थी, थोड़ी फैल रही होती थी, बड़ा मुश्किल होता था उन्हें डिस्टिंग्विश करना। और एफ की लाइन फंडामेंटल होती थी, बहुत ही कहना चाहिए एलिमेंट्री किस्म की, साफ नजर आती थी। तो ये नाम जिस बंदे ने पहली दफा देखा उसके जहन में जो कैरेक्टर आया उसने रख दिया। तो हम उस वक्त से आज तक इन्हें इन नामों के एब्रीविएशन से पुकार रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इसका ताल्लुक साइंस से तो नहीं है, लेकिन अच्छा है इतना एसपीडीएफ यूज करते रहते तो पता तो हो ये किन लफ्जों से मिलके बना। तो अब ये हो गई शेप्स की बात। अब हम एक जो टॉपिक कर रहे हैं बड़ा अहम एमसीक्यूज के एतबार से, और वो टॉपिक क्या है कि भाई ये जो आपने सारा खेल खेला और मैंने आपको पूरी तफसील जो बताई, इससे मेरा एटम मुझे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगा है। तो साइंसदानों को लगा कि हम बात को थोड़ा सा आसान बनाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। तो उसे आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, ये अरीशा के सवाल के बाद हम आपको बताएंगे। अरीशा, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पूछिए बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर, ये जो आपने अभी एक्सप्लेन किया डंबल शेप इसकी एनर्जी का, सर फिर से एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, एक्सप्लेन नहीं किया है, ये मैंने सिर्फ बताया है। उसकी वजह ये कि इसे मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता। मैं आपको अब थोड़ी सी तफसील बताता हूँ। जब फर्स्ट ईयर में थे, जब तो सोते रहते थे ना, तो अब ख्याल आ रहा है कि ये भी चीजें पढ़ ली जाए। तो अब ये सुन लीजिए गौर से कि ये जो शेप्स बनाए गए हैं, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये इलेक्ट्रॉन का रास्ता नहीं बनाया गया है, ये हमने वो रीजन बनाया है जहां इलेक्ट्रॉन हो सकता है।
और इसे बनाने की लॉजिक क्या है? इसे बनाने की लॉजिक ये है कि वो जो नाम हमने आपसे सामने एक लिया था ना, श्रोडिंगर, श्रोडिंगर साहब ने इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन बनाई थी। अब आपने जिंदगी में कभी वेव इक्वेशन नहीं बनाई है, तो अब वो वेव इक्वेशन खैर बनाई तो है लेकिन पता नहीं चला। आपने ये वेव इक्वेशन बनाई थी जब आपने फर्स्ट ईयर में सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेव एंड साउंड वाले चैप्टर पढ़ा था, और उसमें खास तौर पर एक टॉपिक पढ़ा था एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेव्स, जिससे बीट्स को एक्सप्लेन किया गया था। वो टॉपिक चूंकि इंतहाई माइनर होता है, इसलिए मेरी याददाश्त के मुताबिक सबसे आखिरी दिन फिजिक्स के टीचर इसे पढ़ाते हैं कि चलो भाई कभी इम्तिहान में इक्का दुक्का आ जाता है तो पढ़ लो। उसमें बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी सी एक इक्वेशन होती थी। तो अब हमारे श्रोडिंगर साहब ने इलेक्ट्रॉन की सारी प्रॉपर्टीज को कंसीडर करते हुए उसकी ऐसी वेव इक्वेशन बनाई जैसी आप, और ज्यादा अच्छी एग्जांपल आ गई, जैसी आप बनाते हैं प्रोजेक्टाइल की। अगर आपको याद हो तो आप पढ़ते थे प्रोजेक्टाइल का टॉपिक, प्रोजेक्टाइल की सारी प्रॉपर्टीज सुनने के बाद आप उसके ट्रेजेक्ट्री की एक इक्वेशन बनाते थे सबसे आखिर में। इसी तरह इन्होंने इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन बनाई। इक्वेशन का फायदा ये होता है कि अगर अब हम उस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करके उसका ग्राफ बनाएं, तो वो ग्राफ शो करता है कि ये जिस चीज की इक्वेशन है वो किन रास्तों पर ट्रेवल करेगा। अगर आपको याद आए तो जब आप प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको प्रोजेक्टाइल का रास्ता मिलता था, ऐसे प्रोजेक्टाइल ट्रेवल करता है ना, ये रास्ता मिलता था। तो हमने इलेक्ट्रॉन की इक्वेशंस बनाई और फिर उन्हें ग्राफ प्लॉट किया तो हमें ये शेप्स मिले। एस ऑर्बिटल के जो ग्राफ्स हैं वो सर्कुलर थे, पी ऑर्बिटल के ग्राफ ऐसे डम्पेल शेप में थे। तो इस वजह से कहा गया है कि ये इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर शेप्स में एग्जिस्ट करता है। शेप्स में, मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा नहीं सोचना है कि ये रहा इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन यूं यूं एड बना के लेटा हुआ एड बना के घूम रहा है। नो नो नो, इलेक्ट्रॉन एक साथ पूरे इलाके में एग्जिस्ट करता है एज ए वेव। वेव ऐसी ही बनती है ना बेटा, ये है ना वेव। अगर आप गौर करें तो ये मैंने एक वेव बनाई और उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दी, अगर ये रिफ्लेक्ट हो रही है दूसरी वेव ऐसे, तो ये खुद ब खुद ये बन गया। तो ये पूरी वेव है जो इस पूरे इलाके में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये कोशिश कर ली मैंने बताने की, वरना खास तौर पर मना किया जाता है, डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन इट। किताबें उठाएंगे ना बाहर की, वो कहते हैं ये समझाने की इसलिए जरूरत नहीं है कि इन बातों को समझने के लिए सबसे पहले बच्चे को वेव इक्वेशन आनी चाहिए। अच्छा, और ये वेव इक्वेशन एक्स वाई एक्सिस वाले ग्राफ में प्लॉट नहीं होती है। आपने तो एक्स वाई पढ़ा होगा, शायद मैथ्स वाले अगर कोई हैं तो उन्हें पता हो। एक होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये ग्राफ प्लॉट किए गए हैं। ये नॉर्मल एक्स वाई एक्सिस वाले ग्राफ नहीं प्लॉट किए, पोलर कोऑर्डिनेट्स में ग्राफ प्लॉट किए। वो और भी मुश्किल चीज है, एक नई चीज है, मेडिकल वाले पढ़ते ही नहीं है, इसलिए मना करते हैं कि उससे बात और कंफ्यूज हो जाती है। इससे तो अच्छा है बच्चे तो कहते हैं हाँ इलेक्ट्रॉन हेड बना के घूम रहा है, हमारा क्या जाता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन ने आके शिकायत कर देनी है। बहरहाल, अब मैंने जैसे कहा, मैं इस टॉपिक को आसान बनाना है, मैंने नहीं बनाना है, साइंसदानों ने बनाया। और उन्होंने ये कहा कि अब आपको अंदाजा हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन के पास 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक एटम में। वो क्या है कि वो न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पर है, ये उसके ऑर्बिट से पता चलता है। वो कौन सा एंगुलर मोमेंटम हासिल किए हुए है, ये उसके सब ऑर्बिट से पता चलता है। वही वो किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, ये उसके ऑर्बिटल से पता चलता है। और फिर उसने कौन सी स्पिन हासिल की हुई है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक एक इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी बनते हैं। तो साइंस ने फैसला किया चूंकि इन चारों आइडेंटिटीज के लिए उसके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी है, यानी अपने आप को किसी खास ऑर्बिट में रखना है तो उसके पास उस ऑर्बिट की एनर्जी होनी चाहिए। अपने आप को किसी खास एंगुलर मोमेंटम में रखना है तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम की एनर्जी होनी चाहिए। अपने आप को किसी खास डायरेक्शन में रखना है तो उसके हिसाब से उसके पास मैग्नेटिक मूवमेंट होना चाहिए। और अपने आप को एक खास स्पिन में रखना है तो वो स्पिन की एनर्जी होनी चाहिए। इस तरह एक इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जीज में 4 कंट्रीब्यूटर्स हैं। हमने फैसला किया कि हर एनर्जी का नाम रखें क्वांटम नंबर, बजाय इसके कि हम हर एनर्जी की एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेशंस करें और बात को मुश्किल बनाएं। वो काम हम करते हैं फॉर हायर क्लासेस, लेकिन फॉर लोअर क्लासेस फैसला ये किया गया कि हर एनर्जी को एक डमी या एक आर्बिट्रेरी फर्जी नंबर से पुकारा जाए और इस तरह इलेक्ट्रॉन को एक एटम में लोकेट करने का एक आसान तरीका बनाया जाए। तो हमने फैसला किया कि हम इलेक्ट्रॉन की हर एनर्जी को एक नंबर देंगे, वो नंबर कहलाते हैं क्वांटम नंबर। चूंकि इलेक्ट्रॉन के पास 4 एनर्जीज हैं इसलिए उसके 4 क्वांटम नंबर हुए। ये क्वांटम नंबर एक तरह से इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बन गए। अब आप सोचिए, आपके भी घर का एक एड्रेस है। अगर आपके घर में हमें कोई लेटर पहुंचाना है, आजकल तो यही चल रहा है ना, टीसीएस से चल रहा है सब कुछ, डिलीवरी बॉय आते हैं आपके घर में चीजें देने के लिए, तो हम उसका एड्रेस कैसे देंगे? एक तरीका वही है कि आपने अपनी लोकेशन भेज दी, चलो वो तो एक और ये अल्ट्रा एडवांस हो गया। अदरवाइज आप हर सबके घर का एक एड्रेस है। मिसाल के तौर पर
लाहौर से मैंने कोई किताब मंगवानी है, तो मैंने उसको सबसे पहले बताया मैं कराची में रहता हूँ। अब उसने कहा भाई कराची में तो 2.5 करोड़ आदमी रहते हैं, तुम्हें कहाँ ढूंढेंगे। फिर मैंने उसे कहा कि भाई मैं PCHS ब्लॉक 2 में होता हूँ। अब मेरा नेट छोटा हो गया, पूरा कराची छोड़ दिया गया, अब सिर्फ PCHS ब्लॉक 2 पर कॉन्सेंट्रेट है, जिसकी आबादी हो सकता है 30-40 लाख हो। मैंने कहा अब उसमें आपको कहाँ ढूंढेंगे। मैंने कहा PCHS ब्लॉक 2 में एक गली है जिसका नंबर है 115। हाँ, अब उस गली में कोई मेरे ख्याल में 26-27 मकान आते हैं। अब आपका मकान कौन सा। हमने कहा ए सबसे पहला। चलो भाई वो 115A पर आया, PCHS ब्लॉक 2 कराची, सीधा उस जगह पे जहाँ मैं बैठा हुआ था उसने मुझे पकड़ा दिया। नाउ दिस इज हाउ वी टेल दी एड्रेस। अब आप गौर से सोचिएगा, अगर ये नोटेशंस ना लगाई जाती, अगर हम शहर का नाम ना रखते, अगर हम इलाके का नाम ना रखते, अगर हम गलियों के नंबर ना लगाते, अगर हम मकान का नंबर ना लगाते, तो कोई हमें कैसे ढूंढता। क्या अजीब अजीब सी निशानियां बना रहे होते ना। देखो वो इतने सारे मकान होंगे ना, नीले वाला भी छोड़ देना, पीले वाला भी छोड़ देना, नहीं हरे वाला भी नहीं, वो भी नहीं, वो छोटा वाला नहीं, वो नहीं, आगे भाई का पागल हो जाते हैं ना। हमने क्या आसानी बनाई, हमने शहर बना दिए, शहरों में इलाकों के नाम बना दिए, इलाकों में गलियों के नाम, गलियों में मकान का नंबर। सवाल ही पैदा नहीं होता इतने ऑर्गेनाइज तरीके से। अब सिर्फ वो चक बच गया जो जंगलों में रहता है, उसको दरख्तों के नंबर लगा देने चाहिए थे, वरना टार्जन को कैसे ढूंढेंगे। तो हम सिविलाइज लोग बड़े मजे से अपना एड्रेस निकाल लेते हैं। ये सब तरतीब बनाई ना हमने, यही इलेक्ट्रॉन के लिए कर दिया। हमने कहा हर इलेक्ट्रॉन को एटम में ढूंढने के लिए आपको 4 बातें बतानी होंगी। कौन सा ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में कौन सा सब शेल है, उस सब शेल में कौन सा ऑर्बिटल है, और उस ऑर्बिटल में कौन सी स्पिन है। हम आराम से उस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो क्वांटम नंबर्स हैं ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। क्वांटम नंबर्स, इनको हम एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपका एक पोस्ट होता है, फिर अब सुना है आपका एक ईमेल एड्रेस हो गया है। तो इलेक्ट्रॉन तो हमसे भी थोड़े एडवांस है, उनका क्यू एड्रेस होता है, क्वांटम एड्रेस। तो ये क्वांटम एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो क्वांटम नंबर्स को हम कहते हैं आर्बिट्रेरी नंबर्स यूज्ड टू लोकेट इलेक्ट्रॉन इन एटम। आर्बिट्रेरी इसलिए कह रहे हैं, आर्बिट्रेरी ऐसी चीज को कहते हैं जो एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट ना करे। यानी अब अगर हम ये नंबर यूज करेंगे तो नंबरों का मतलब वो नहीं होगा जो एक्चुअल में नंबर्स का होता है। ये डमी या सिंबॉलिक नंबर होंगे जिन्हें हमें खास पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो आर्बिट्रेरी नंबर यूज टू लोकेट इलेक्ट्रॉन इन एटम, ये इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए है। और ये कितने हैं, 4 4 क्वांटम numbers are required to completely describe an electron। सबको इनके नाम याद हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसकी भी वही बात है, ये प्रिंसिपल वही हेड वाला प्रिंसिपल है, PAL इसकी स्पेलिंग में आएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे बड़ा क्वांटम नंबर इस सेंस में है ये। और ये हम अपनी निशानी बना लें, ये ऑर्बिट्स बताने के लिए है। फिर दूसरा है, इसका नाम है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसी को हम कहते हैं एजीम्यूथल या सब्सिडरी क्वांटम नंबर, इसकी सबसे ज्यादा नाम है। और ये हमें बताता है अबाउट सब ऑर्बिट, सब शेल या सब ऑर्बिट या सब एनर्जी लेवल, सारे नाम यूज कर सकते हैं। फिर तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये है फॉर ऑर्बिटल्स। और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। इसके तो खैर नाम से ही पता चल गया, दिस इज फॉर स्पिन। तो अब अगर मैं आपको बता दूं कि एक एटम का इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, किस सब ऑर्बिट में है, किस और में है, और कौन सी स्पिन के साथ है, तो आप उसे आसानी से लोकेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इन क्वांटम नंबर्स की डिटेल समझनी है और इसमें छोटी छोटी ट्रिकी चीजें हैं
जो हैं इसीलिए कि उनसे एमसीक्यूज बने। तो इसलिए ज़रा इनको, तब मैंने ये कहा कि मैं अपनी एक नॉर्मल स्पीच से आपको पढ़ा देता हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई और तफसील के साथ देखे तो ये जो मैंने आपको बताया है कि यूट्यूब पर ये सारे लेक्चर्स मौजूद हैं। ये क्वांटम नंबर वाले का खासतौर पर आप सर्च कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाएँ तो ज़्यादा आसानी से मिल जाएगा। क्वांटम 1, क्वांटम 2, क्वांटम 3 करके 3 लेक्चर्स में ये पूरी डिस्क्रिप्शन है। और उसके बाद नामों के साथ है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, अफवाह प्रिंसिपल की, n+l रूल, हुंस रूल, और फिर एटॉमिक साइज, एटॉमिक आयनिक साइज, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब के सब पूरी तफसील से मौजूद है। हम अपनी रिदम के साथ चल रहे हैं, लेकिन आप अगर वो देख लेंगे तो पूरी बात 100% आपको याद आ जाएगी। वो पूरी फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया। अच्छा, अब हम एक एक करके बात करें। सबसे पहले दो वाले ज़्यादा डिटेल में, आखिरी दो की इतनी डिटेल नहीं है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो अब पहली बात, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उसको हम जाहिर करते हैं किससे, डिनोटेड बाय एन। इसका सिंबल है स्मॉल एन, और ये हमें क्या बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। ये क्वांटम नंबर दो चीजें बताता है। ये बेसिकली न्यूक्लियस का डिस्टेंस कितना है, ये नंबर जितना बड़ा होगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतनी दूर जाता जा रहा है। ये जितना बड़ा होगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है वो ऑर्बिटल का साइज उतना बड़ा होता जा रहा है। मिसाल के तौर पर इसकी सिग्निफिकेंस में हम ये सारी बातें देखेंगे तो हमें खुद ही समझ में आ जाएगी बात। इसकी सिग्निफिकेंस हमें ये बताती है कि n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ऐसे है। तो अब और से देखने की बात क्या है, ये 1 से स्टार्ट होती है और होल नंबर्स में है, डेसिमल्स में नहीं है, नेगेटिव में नहीं है, और जीरो भी नहीं है इसकी वैल्यू। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे चलती जाएगी। और इनका मतलब क्या है ये भी हमें बहुत अच्छी तरह पता है पहले से ही। n1 है तो इसका मतलब है ये k शेल को जाहिर करता है, n2 है तो इसका मतलब l, n3 है तो इसका मतलब है m, n4 है तो इसका मतलब है n, एंड सो ऑन। तो हर ऑर्बिट का नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। अच्छा, अब इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मदद से हम ऑर्बिट्स की सारी डिटेल आपसे शेयर कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहली बात, n, सिर्फ n की वैल्यू से पता चलता है कि किसी ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है जैसे ऊपर बना हुआ है के शेल, तो उसमें मैंने आपसे क्या, सिर्फ एक सब शेल है जिसका नाम क्या था, एस। एल में कितने सब शेल हैं, दो, एस पी। एम में कितने हैं, एस पी डी। एन में कितने हैं, एस पी डी एफ। तो जो ऑर्बिट का नंबर है या जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उस ऑर्बिट में उतने ही सब शेल है। तो आपको ये याद रखना बड़ा आसान है। कोई कह दे 5वें ऑर्बिट में कितने सब शेल, हमें 5, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर कोई ये पूछे कि इसी ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का स्क्वायर कर दें। आपको बताया नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ऑर्बिट। ये काम भी ऑलरेडी मैं एग्जांपल के साथ पहले कर चुका हूँ, ये मैं दोबारा दिखा दूं अगर आपको। हियर आई हैव। तो अब आप खुद देख लीजिए, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स हैं, सिर्फ एक, एस। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। अच्छा, सेकेंड ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स थे, एक एस में और 3 पी में, टोटल हो गए थे 4, 2 का स्क्वायर 4। थर्ड ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स हैं, एक एस में 9, का स्क्वायर क्या होता है, 9। इसका मतलब है जो ऑर्बिट का नंबर है अगर आप उसे स्क्वायर कर देंगे तो आपको उस ऑर्बिट में मौजूद ऑर्बिटल्स की तादाद पता चल जाएगी। फोर्थ ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होने चाहिए, 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो इस तरह ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे लिए बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ला रहा है कि अगर आप सिर्फ ये नंबर कंसीडर करें तो ऑर्बिट्स पता, अगर इसको तो ऑर्बिट्स ऑर्बिटल्स पता चलते हैं। और अब आपको पता है हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर मैं ऑर्बिटल्स की तादाद को डबल कर दूं तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आ जाएगी। एन इन पर्टिकुलर एन स्क्वायर बताता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर कैन बी प्रेजेंट इन ऑर्बिट। तो अब आपको ये भी मैंने एग्जांपल स्क्वायर
अगर ये फॉर्मूला खुद भी चेक कर सकते हैं, अगर मैं अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करूं तो आप 2n स्क्वायर में n की जगह 2 लगा दें तो ये बनेगा 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4 और फिर 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सो ऑन। आप पूरा हिसाब किताब लगा सकते हैं। इस तरह आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट की सारी डिटेल बता रहा है। कैसे बता रहा है? वो आपको बता रहा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलता है सब ऑर्बिट कितने हैं किसी ऑर्बिट में, उसको स्क्वायर कर दें तो ऑर्बिटल्स की तादाद, और उसके स्क्वायर के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दें तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट आ जाता है। अच्छा, अब ऑर्बिट की बातें हो गई। सेकंड क्वांटम नंबर जिसके बहुत सारे नाम थे और वो है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। स्मॉल एल, एल से जाहिर है शेप ऑफ ऑर्बिटल एंड एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन। देखिए फर्स्ट ऑर्बिट वाले की तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले की तो बात फिर भी आसान। तो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। तो अब आप यकीनन समझ गए होंगे क्या अंधोनाक हादसा पेश आ गया है। तो यहाँ एक लम्हे के लिए कनेक्शन मेरा डिस्कनेक्ट हुआ और जब तक मैं अपने दूसरे कनेक्शन से आपसे रब्ता करता 1 मिनट का वक्त गुजर गया बहरहाल। लेकिन नुकसान ये हुआ है कि जो कुछ मैंने लिखा था वो सारा अब ज़ाया हो गया है। तो ये तो बहुत ज़रूरी हो गया है कि अब आप आराम से वो सारी वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये सब कुछ जो मैंने अभी लिखा है ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। तो बचत हो गई, वरना तो काम खराब था। बहरहाल हम बात कर रहे थे सिग्निफिकेंस फॉर एज़िमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो मैंने पहली बात ये कही कि एल की वैल्यू होती है 0 1 2 3 और एन माइनस। थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि यहाँ n-1 लिखा है। तो आप क्या कहेंगे सर एल की वैल्यू में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू में बुनियादी फर्क ये है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से शुरू होता है, ये 0 से शुरू होता है। बाकी ये भी होल नंबर है और इसमें भी कोई डेसिमल नंबर नहीं आता। नेगेटिव का तो सवाल ही करो। अच्छा भाई, अब 0 किस सब शेल के लिए है, 1 किस सब शेल के लिए ये बताना है। जैसे आपने n में बताया था कि 1 ए शेल है, 2 एल शेल है, 3 एम शेल है। तो अब ये किसके लिए है? तो हमने कहा कि अगर l की वैल्यू 0 हो तो इसका मतलब किया जाता है s सब शेल या s ऑर्बिटल जिनका शेप होता है स्फेरिकल। अगर l की वैल्यू 1 हो तो इससे मुराद लेंगी जिनका शेप होता है, इसलिए जरूरी है बताना। एल की वैल्यू 2 हो तो वो डी सब शेल है और डी सब शेल का शेप हो जाता है डबल नंबर। अगर जी की भी किसी के दिल में ख्वाहिश आए तो वो कहते क्वार्टरल डम्पेल हो जाएगा, लेकिन बहरहाल उसके अभी चला गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये n-1 मैंने क्यों कहा। अब
पूरी शक्ल आई क्वांटम नंबर क्या बता ताल्लुक फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि एस एल में भी है, एल सबसे एल एस होता है, मतलब है ये इसलिए बिलोंग्स इन ऑर्बिट। इसका मतलब है मैं हर फिश में ऑर्बिट नंबर यानी प्रिंसिपल कौन शो करूंगा ताकि पता चले कि इस सब शेल का ताल्लुक किस ऑर्बिट से है। तो थर्ड ऑर्बिट यानी एम शेल के अंदर एस भी है, पी भी है, डी भी है, तो मैं लिखूंगा 3s 3p 3d और मेरा ख्याल है आज मेरी बदकिस्मती का आगाज़ हुआ है, ये दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ है और अब इंशाल्लाह नहीं होगा। मैंने नेट कनेक्शन बदल लिया है तो दोबारा बतानी पड़ेगी बात। बहरहाल तो जल्दी से लिखते हैं। के में मैंने आपसे कह दिया 1s होता है, एल में कह दिया 2s 2p, एम में कह दिया 3s 3p 3d, एन में कह दिया 4s 4p 4d 4f। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप गौर कीजिए, मैंने आपसे कहा कि एल की वैल्यू 0 से शुरू होती है और कहाँ तक रहती है n-1। जरा चेक करते हैं, खास तौर पर इस एग्जाम्पल से शुरू होते हैं। थर्ड ऑर्बिट में n की वैल्यू क्या है 3, तो n की वैल्यू अगर 3 है तो थर्ड ऑर्बिट में कितने सबशेल हैं s p d। s के लिए वैल्यू क्या होती है 0, p के लिए क्या होती है 1 और d के लिए क्या होती है 2। इसका मतलब है जब n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यूज क्या है 0 1 2। 2 का मतलब वो n की वैल्यू थी 3 में से 1 माइनस करें तो 2 बचता है। इसका मतलब है आप जिस ऑर्बिट को उठाएंगे उसमें जो L की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ऑर्बिट की वैल्यू से एक कम होगी। अब ऑर्बिट था थर्ड, तो थर्ड ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 2। इसी तरह अगर ऑर्बिट होगा 4 तो इसमें एंगुलर मोमेंटम की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 4 में से एक कम कर दीजिए 3, खुद चेक कर लें। फोर्थ ऑर्बिट में 4s है, s के लिए वैल्यू होती है 0, p के लिए वैल्यू होती है 1, d के लिए वैल्यू होती है 2 और f के लिए वैल्यू होती है 3। इसका मतलब है हम जिस ऑर्बिट में भी होंगे उस ऑर्बिट में l की वैल्यू हमेशा n से एक कम ही रहेगी, उसके बराबर या उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो अगर मैं पांचवा ऑर्बिट कंसीडर करूं जिसमें n की वैल्यू 5 होती है तो उसमें l की वैल्यूज क्या होंगी, वो सारी वैल्यूज जो 5 से कम है, यानी 4 3 2 1 0, 5 के बराबर नहीं हो सकती। ये है वो जो हमने पहले जुमला आपके सामने लिखा। अब इसमें हम मजीद आपसे क्या कहना चाहते हैं। अब एल की वैल्यूज के लिए मैंने आपको खास तौर पे बता दिया, याद रखिएगा। एल की वैल्यू 0 का मतलब एस, एल की वैल्यू 1 का मतलब टी, एल की वैल्यू 2 का मतलब डी और एल की वैल्यू 3 का मतलब एफ। अब इस एल की वैल्यू से हम ये बता सकते हैं कि हर सब ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिटल्स हैं। आप सबको पता है एस में एक ऑर्बिटल है, पी में 3 ऑर्बिटल हैं, डी में 5 ऑर्बिटल हैं और एफ में 7 ऑर्बिटल हैं। ये बात आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 2l+1 से। 2l+1 आपको बता सकता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब ऑर्बिट। आप चाहें तो हिसाब लगा लीजिए। कैसे हिसाब लगाएंगे, आप जानना चाहते हैं जब L की वैल्यू 0 हो। किसके लिए होती है L की वैल्यू 0? S सब शेल के लिए। तो हम L की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो इस पूरे का जवाब क्या आएगा, 2 0 0, आंसर आएगा 1।
इसका क्या मतलब हुआ, एस सब शेल में एक ऑर्बिटल है। अगर मैं एल की वैल्यू 1 पुट करूं इस फॉर्मूले में, 1 किसके लिए है, एल की वैल्यू पी सब शेल के लिए, तो अब आप देखिए मैं एल की जगह 1 रख दूं तो आंसर क्या आएगा, 2 1 जा 1 और फिर 1 प्लस करूं 3, तो पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल है। इसी तरह अगर मैं एल की जगह 2 पुट करूं जो कि डी सब शेल के लिए होगा, तो मेरा ख्याल है आप हिसाब लगा लेंगे 5, डी में 5 ऑर्बिटल। सेम होगी बात। इसी तरह आखिरी पॉइंट इसका ये होगा कि अगर 2l+1 से आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता चलते हैं, तो अगर हम ऑर्बिटल्स की तादाद को डबल कर दें तो ये उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आ जाती है। तो ये हो जाएगा 2 × 2l+1, ये आपको बताएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल। याद रहे वो जो 2n² था फॉर्मूला, वो था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, और ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल। ठीक हो गई बात। तो अब ये आप चाहें तो इसी तरह हिसाब लगा के देख लीजिए, ये जो नंबर आ रहे थे ऑर्बिटल्स के, इन्हें डबल करना होगा। एस में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में ज्यादा से ज्यादा 6, डी में ज्यादा से ज्यादा 10 और एफ में ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक हो गई बात। तो अब हम यहाँ से इसे कंटिन्यू करेंगे। मेरा इरादा यही है कि मैं जब कल टेस्ट लूँ तो पूरे 3rd चैप्टर का लूँ, लेकिन इतनी कोई इमरजेंसी भी नहीं है मुझे, तो आप ये वीडियोस देखेंगे और फिर यूं तय कर लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने क्वांटम नंबर खत्म कर लिया है। ये जो 2 छोटे छोटे से रह गए हैं ये हम कल पढ़कर आगे पढ़ना शुरू कर देंगे, लेकिन हम अपने टेस्ट में क्वांटम नंबर्स तक दे देंगे ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। और उसमें मुझे ये आपकी परेशानी से ज़्यादा मैं ये चाहता हूँ कि वो जो इसके बाद वाली भी चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन की, उससे सवाल बड़े अच्छे बनते हैं, तो कोई नहीं, अगले वाले टेस्ट में से ज़रा तगड़ा करके हम दे देंगे। ठीक हो गई बात। तो अब हम अपनी क्लास यहाँ से ऑफ करते हैं। मैं फिर याद दिला दूँ, ये जो कुछ हमने आज पढ़ा है, क्योंकि स्लाइड्स इसकी 2 दफ़ा कनेक्शन ख़त्म होने की वजह से मिस हो गई, अगर आपने नहीं उतारा और मैं भी स्लाइड आपसे नहीं शेयर करने की पोजीशन में, तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि आपको जाना है मेरिटोरियस ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर, और उसमें ये सारे लेक्चर्स ऑलरेडी इससे ज़्यादा डिटेल में प्रॉपर नोट्स के अंदाज से पूरा समझा के लिखे हुए हैं, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर के लिए बनाए गए थे, इसलिए आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो वहाँ जाइए, और ख़ासतौर पर जो टॉपिक आज हमने पढ़ा है, ये 3 छोटी छोटी वीडियोज़ हैं 15-15 20-20 मिनट की, क्वांटम 1, क्वांटम 2, क्वांटम 3 के नाम से। तो आप आराम से ये सारा कुछ देख सकते हैं और आपका कुछ भी मिस नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।